जी नमस्कार, मैं आदित्य पांडे हूँ और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस समय ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंशु शुक्ला खुर्द, जो कि जिला जालौन से ताल्लुकात रखते हैं। आपको बता दूं कि अंशु शुक्ला एक समाज सेवी के साथ साथ लेखक और ब्राह्मण वर्गों को लेकर राजनीति पर अपनी बातों को रखते हैं। अंशु जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझको ब्राह्मण साथियों के साथ अपने विचार रखने का मौका दिया और उन तक अपना संदेश पहुंचाने का मौका दिया। अंशुल जी, सबसे बड़ा सवाल आने वाले विधानसभा 2022 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें ब्राह्मण वर्ग किस पार्टी के साथ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए आदित्य जी, जैसा कि लगातार मुद्दा चल रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, आप भी देख रहे हैं, सभी लोगों को ये देखने में नजर आ रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण एक उभरती हुई शख्सियत है। ब्राह्मण जो है वो उस रूप में दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण जहां चाहेगा वहां सरकार बना देगा। सारे राजनीतिक दल ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए कहीं विप्र सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कहीं परशुराम जी की मूर्ति लगवा रहे हैं, नई नई स्कीम दे रहे हैं। परंतु समस्या यहां है कि जिस वक्त ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, सरकार चाहे किसी की भी हो, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लगातार ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, लगातार ब्राह्मणों पर फर्जी तरीके से केस किए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, लगातार रातों रात हम देखते हैं एक व्यक्ति को रातों रात केस लगाकर अपराधी बना दिया जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की गतिविधियां उस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर नजर आ रही हैं। राजनीतिक दलों ने वोट लेने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कराए, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा की और भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए कई तरीके की घोषणा की। परंतु जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, जब ब्राह्मणों पर फर्जी केस दर्ज हुए, तब यह सभी राजनीतिक दल खुलकर मुखर होकर ब्राह्मणों की तरफदारी करते हुए नहीं नजर आए। तो 2022 का जो मुद्दा है वो लगभग अभी ब्राह्मण कहीं भी पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हम कि ब्राह्मण किस दिशा में जाएगा। इंतजार कर रहा है, समय आने दीजिए, ब्राह्मण बताएगा कि उसको किस तरफ जाना है। अंशुल जी, आपने बात किया कि फर्जी इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। क्या आप विकास दुबे वाले मैटर को लेकर ये फर्जी इनकाउंटर वाली बात कह रहे हैं? देखिए, ज्यादातर मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, कुछ विपक्षी पार्टियों के, कुछ भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि विकास दुबे के मैटर को लेकर ही ब्राह्मण हमेशा फर्जी एनकाउंटर की बात करता है। चलिए, मैं विकास दुबे की मान भी लेता हूं कि विकास दुबे का एनकाउंटर जायज था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन विकास दुबे के साथ साथ जो अन्य एनकाउंटर किए गए, क्या वो जायज थे? आपने खुद देखा होगा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, दैनिक भास्कर के अखबार में निकला था, एक 17 साल का नाबालिग लड़का जिसका नाम था प्रभात मिश्रा, जिसके पिछले रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, पढ़ने वाला छात्र था, स्कूल में प्रथम आता था, कई मेडल भी जीते हैं उसने, यहां तक कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक था। उसकी फेसबुक प्रोफाइल से जो पता लगाया गया, उसका आपराधिक दुनिया में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर रातों रात केस दर्ज करके एनकाउंटर लगा दिया जाता है। कसूर उसका इतना था कि वो विकास दुबे के अगल बगल उसके गांव में रहने वालों में से था, उसके साथ में रहने वालों में से था। अगर आपके मोहल्ले में कोई रहता है और वो अपराधी है, तो इसमें आपका गुनाह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। केवल आपके मोहल्ले में अपराधी रहने से अगर आप भी अपराधी हो जाते हैं, तो इस तरीके से तो उस गांव में और भी लोग रह रहे थे, और भी लोग विकास दुबे के संपर्क में होंगे। संपर्क में रहने से, गांव में रहने से अगर व्यक्ति अपराधी बन जाता होगा, तो विकास दुबे के संपर्क में तो बहुत लोग होंगे, कुछ नेता भी थे उसमें, तो फिर उनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए जिस तरीके से प्रभात मिश्रा का किया गया। आपने देखा होगा, लगातार एक साल से उसी मैटर को लेकर एक हमारी ब्राह्मण समाज की बहन जिसका नाम है खुशी दुबे, अभी तक जेल में रखा हुआ है, जिस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, एक भी जुर्म खुशी दुबे पर साबित नहीं हुआ, लेकिन बीते एक साल से निर्दोष है, निर्दोष होने के बावजूद जेल की सजा काट रही है। उसको उसके समाज के लोगों से, उसके घर परिवार के लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये अन्याय नहीं और क्या है ब्राह्मण समाज के लिए? तो क्या अंशु शुक्ला भाजपा पार्टी को ये कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी मौजूदा समय में जो इनकाउंटर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी करा रही है? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मणों के प्रति जो एक द्वेष दिखाई दे रहा है, इसको हम यही कह सकते हैं कि एक तरफा द्वेष है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत द्वेष दिखाई दे रहा है। क्योंकि विकास दुबे अपराधी हो सकता है,
लेकिन नाबालिग मरने वाला एक बच्चा, 17 साल की उम्र का बच्चा प्रभात मिश्रा उसमें दोषी नहीं था। निर्दोष फंसाने वाली बच्ची जिसका नाम है खुशी दुबे, वो एक निर्दोष है। उसका क्या अपराध था इस मैटर में? उसकी केवल इतना अपराध था कि उसकी एक अपराधी से शादी हुई थी। देखिए, ये सरकार राम राज्य की बात करती है, आप भी जानते हैं। राम राज्य का हवाला देकर सरकार सत्ता में आई थी। प्रभु श्री राम ने भी जब लंका विजय कर रावण का वध किया था तो उन्होंने लंका की एक भी स्त्री को बंदी बनाकर उसको कारागार नहीं दिया था। तो फिर अगर ये सरकार राम राज्य की बात करती है तो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलकर कुछ उनके श्री राम से तो सीख ले कि जब शत्रु को मारा जाता है तो शत्रु के घर की औरतों को थोड़ी बंदी बनाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि विकास दुबे अपराधी था, आपने उसका एनकाउंटर किया और ब्राह्मण समाज को उसको लेकर कोई रोष नहीं है। लेकिन जो प्रभात मिश्रा मारा गया, जो खुशी दुबे अभी तक जेल में है, कल आप देखेंगे बांदा में एक बच्चा था जिसका जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, त्रिपाठी करके है, और वो उस व्यक्ति का बच्चा है जो वर्तमान में भाजपा के सेक्टर संयोजक हैं जिला बांदा से। अभी तक उस बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की जा चुकी है, लेकिन अपराधियों पर 302 का केस दर्ज नहीं हुआ। पिता बता रहा है, पिता भाजपा का सेक्टर संयोजक है, माताजी 2 बार नगर पालिका में पूर्व सभासद रही हैं। पिता बता रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब 302 का मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर साहब का वीडियो वायरल हो जाता है, उल्टा उसके परिवार वालों को धमका रहे हैं, मामला सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की जा रही है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों को हाशिए पर रखकर किस तरीके से उनके पतन किया जा रहा है। भाजपा सरकार में केवल और केवल ब्राह्मणों का पतन होता आ रहा है, ये निश्चित है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद को अपने पार्टी में शामिल किया है और कह रही है कि हम ब्राह्मण वर्ग को सुनिश्चित करने के लिए जितिन प्रसाद को शामिल किए हैं। वहीं बसपा के नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि लगातार इसमें प्रबुद्ध सम्मेलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी 22 मूर्तियां लगवा चुकी है परशुराम जी की। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी चाल है? देखिए, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये चुनावी प्रेम है ब्राह्मणों के लिए। ये जो प्रेम ये लोग दिखा रहे हैं, ये केवल चुनावी प्रेम है। मैं यहाँ पर बासपा से देखना चाहूंगा सतीश चंद्र मिश्रा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे समाज के हैं, शिखर पर हैं राजनीति के, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए जिस तरीके से वो प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, आज नारे दे रहे हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। सन 2007 से लेकर सन 2012 तक जब उनकी सरकार रही तो कितने ब्राह्मणों को SC/ST एक्ट के फर्जी केसों में फंसाया गया, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया, ब्राह्मणों का करियर, नए नए ब्राह्मणों का जीवन, युवा ब्राह्मणों का जीवन फर्जी केस लगाकर तबाह कर दिया गया। क्या तब आपको उस समय ब्राह्मणों की याद नहीं आई? दूसरी चीज, मायावती जी की सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे, मैं आम इंसान की तो बात छोड़ ही रहा हूं, आम ब्राह्मणों की तो बात छोड़ ही रहा हूं, जो ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे उन्होंने भी अपने समाज के लिए न्याय की बात नहीं कर पाई। आज वही हालात दिख रहे हैं कि 2007 से लेकर 2012 तक जो इन लोगों ने ब्राह्मणों के लिए किया है, उसी का फल ये आज ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज तक ये सत्ता से वंचित हैं और रहेंगे, निश्चित है। ब्राह्मण भूला नहीं है 2007 से लेकर 2012 तक की कहानी। अब ये प्रबुद्ध सम्मेलन कर लें, कुछ भी कर लें, चुनावी प्रेम जो है वो ब्राह्मणों को समझ में आ चुका है। अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, कितनी ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, कितने ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ अन्याय किया जाता है। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि उनकी समाज में जो ब्राह्मण नेता, उनकी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं, उनका सम्मान है और उन्होंने अपने समाज के लिए थोड़े बहुत काम भी किए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण उन्हीं को वोट करेगा, उन्हीं को सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को हर सरकार में अत्याचार भोगना पड़ा है। ब्राह्मण हर सरकार में हाशिए पर रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी तक इन तीनों पार्टियों में, भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, एक भी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। जितिन प्रसाद जी कांग्रेस से हटके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, ब्राह्मण वर्ग के हितैषी रहे हैं, ब्राह्मणों की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जब से भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक कितने ब्राह्मणों की आवाज उठाती है? जितिन प्रसाद जी वो व्यक्ति थे जो खुशी दुबे की आवाज को लगातार
उठा रहे थे, लेकिन जब से भाजपा ज्वाइन किया है एक भी दिन उनका स्टेटमेंट ये सुनने को नहीं मिला है कि खुशी दुबे के लिए वो बोले हों। और अगर ब्राह्मणों का वोट बीजेपी उनके जरिए लेना चाहती है तो मैं तो स्वागत करता हूं कि जितिन प्रसाद जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, अपना ब्राह्मण प्रेम जो है वो जाहिर करें सबके सामने। मतलब अंशुल दुबे ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, ब्राह्मणों को केवल राजनीति का शिकार बनाया जाता है, केवल इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक कोटेशन मुझे मिला है कि 2004 में सपा के जो प्रमुख थे उन्होंने ये बात कहा था कि अगर काला नाग और ब्राह्मण दोनों साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मारो, और दूसरा बयान वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि क्राइम का कोई जाति और मजहब नहीं होता, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं 1 मिनट, आप मुझे योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेटमेंट है वो दोबारा कृपया दोहराएं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि क्राइम का कोई जाति और मजहब नहीं होता, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, जो आप समाजवादी पार्टी के नेता की बात किए थे कि एक तरफ काला नाग दिख जाए और एक तरफ ब्राह्मण दिख जाए, ये 2004 का स्टेटमेंट है, लेकिन ये इन लोगों के दिमाग में आज भी भरा हुआ है। ब्राह्मणों के लिए कितनी नफरत इनके मन में भरी हुई है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के मन में, ये हम बखूबी जानते हैं। और 2004 क्या, अगर आप इनके स्टेटमेंट निकाले जाएं तो इनके कई मंत्रियों ने समय समय पर ऐसे अभद्रता पूर्वक बयान दिए हैं, जबकि ब्राह्मणों ने 2012 में बहुत ज्यादा मात्रा में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने में इनका सहयोग किया। लेकिन 2004 क्या, 2012 में भी, 2015 में भी इसी तरीके की सरकार रही हो ना रही हो, कई बार इनके नेताओं ने ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि क्राइम का कोई मजहब नहीं होता, तो क्राइम का कोई मजहब नहीं होता। मैं आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि जिस तरीके से विकास दुबे की गाड़ी आपने रास्ते में पलटाई थी, मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटने में क्या हुआ था? क्या मुख्तार अंसारी की गाड़ी जो थी वो नए मॉडल की थी इसलिए पलटने में दिक्कत हो रही थी, या फिर और भी अन्य अपराधी रहे हैं? मैं नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे अपराधी हैं, मैं अपने ही जिले की बात कर देता हूं, जिन पर 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन उनकी जाति को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए वो भी क्रिमिनल रहे हैं, उन्होंने भी संपत्तियां दबाई हैं, उन्होंने भी निर्दोषों की हत्या की है, यहां तक कि वो तो ब्राह्मणों की हत्या से ही ऊपर बढ़े हैं, केस चल रहे हैं आज भी, लेकिन राजनीतिक लोगों का उनके ऊपर हाथ बना हुआ है, आशीर्वाद बना हुआ है। और विशेषकर मुख्यमंत्री जी की जाति से वो लोग आते हैं, और मुख्यमंत्री जी कहने को कहते हैं कि क्राइम की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। क्रिमिनल अगर ब्राह्मण है तो क्रिमिनल है, यादव है तो क्रिमिनल है, लेकिन अगर क्रिमिनल अदर जाति का है तो उसके ऊपर सावधानी बरती जा सकती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है। और खासकर अगर क्रिमिनल ब्राह्मण है तो स्पष्ट रूप से उसका एनकाउंटर किया जाना है, ये तय है उत्तर प्रदेश में। केस लिखे जाने हैं फर्जी तरीके से, ये तय है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप सपा पे भी आरोप लगा रहे हैं, बसपा पे भी आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो ब्राह्मण वर्ग जाए किस तरफ? देखिए, ब्राह्मण वर्ग कहां जाएगी, क्योंकि मैं ये तो स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी आगे समय और है। अभी ब्राह्मण देख रहा है, सारे राजनीतिक दलों के प्रेम को देखेगा, कौन कितना प्रेम करता है ब्राह्मणों से, ये दिखाई देगा आगे चल के। इतना जितना प्रेम इन लोगों ने दिखाया है, लेकिन सवाल यह है क्या भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण आपको वोट देगा? हमारे आराध्य हैं, मैं मानता हूं, उनका सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। और भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं, समस्त मानव जाति के, समस्त हिंदू धर्म के देवता हैं। मुद्दा यह है कि ब्राह्मणों के लिए आप क्या करेंगे? सरकार बनने के बाद आपने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि ब्राह्मणों के लिए कौन क्या करेगा। क्या जो ब्राह्मण फर्जी SC/ST एक्ट में अभी तक फंसाए गए हैं, क्या वो निर्दोष साबित किए जाएंगे? क्या SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग किया जाता है वो कोई सरकार आने के बाद रोकेगी? क्या SC/ST एक्ट में जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए थे, बाद में उन्हें ध्वस्त किया गया भाजपा सरकार द्वारा, क्या वह SC/ST एक्ट में बदलाव होगा? क्या
ब्राह्मणों के लिए, अन्य सामान्य वर्ग के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। जब तक इस प्रकार से कोई भी घोषणा राजनीतिक दल नहीं करता है, तब तक ब्राह्मण यह स्पष्ट नहीं कहेगा कि हम किस दल की तरफ जाएंगे। अच्छा, सपा बसपा और भाजपा के ऊपर तो आपने सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन राहुल जी गांधी कभी कभी जनेऊधारी दिखाई देने लगते हैं चुनाव के माहौल में, तो कांग्रेस के ऊपर क्या जी, इफेक्ट होगा आपका? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सारी राजनीतिक दलों के नेता जनेऊ पहने, सारे राजनीतिक दलों के नेता मंदिर जाएं, और अगर वो ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, कोई ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। ना हम इसमें ये कहेंगे कि उनका पुराने समय में क्या रहा है क्या नहीं रहा है, लेकिन फिर मैंने पहले भी कहा था और ये मैं अब भी कहूंगा कि जब तक ब्राह्मणों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल उनके हित के लिए घोषणा नहीं करता है, तब तक ब्राह्मण स्पष्ट रूप से ये नहीं कहेगा कि हम किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने से, भगवान परशुराम जी के जयकार लगाने से, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर लेने से क्या ब्राह्मण का हित 5 साल तक सुरक्षित रहेगा? आपकी सरकार बनेगी, फिर भी ब्राह्मण SC/ST एक्ट में फंसाया जाएगा, फिर भी ब्राह्मण फर्जी केसों में फंसाए जाएंगे। आप ये स्पष्ट करिए कि 5 साल बाद, सरकार बनने के बाद 5 साल तक ब्राह्मणों को संरक्षण कौन देगा? राजनीतिक दलों के अभी घोषणा पत्र जारी होंगे ना, तो घोषणा पत्र में जब वो लोग ब्राह्मणों के लिए अपनी अपनी नीतियां लागू करेंगे, तब हम भी विचार करेंगे। अभी तो ब्राह्मणों के सम्मेलन होने बाकी है, अभी तक राजनीतिक दलों ने सम्मेलन किए हैं, अब ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण संगठन अपने अपने सम्मेलन शुरू करेंगे। अच्छा अंशुल जी, चूंकि आप एक लेखक हैं और विचारक भी हैं, आपसे एक सवाल होगा कि 1990 तक जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होते थे, तो ब्राह्मण चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाता था। 1990 से पहले 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। मौजूदा समय में पिछले 3 दशक से राजनीति में ऐसा क्या बदल गया है कि ब्राह्मण चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि सन 1990 के पहले जो आपने बताया, ब्राह्मणों को जब जब इस प्रदेश में, इस देश में कहीं उच्च शिखर पर बैठाया गया है और कहीं उच्च पद पर बैठा है, तो उसने जातिवाद के बंधन को तोड़कर, राष्ट्रवाद को आगे रखकर, हमेशा विकासवाद को आगे रखकर इस देश का विकास किया है। आपने देखा होगा इस समय उत्तर प्रदेश जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त आ चुका है, और ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त जभी से आया है जब से ब्राह्मण का राजनीति में उत्तर प्रदेश में अस्तित्व समाप्त हुआ है। समाजवादी पार्टी आती है, अपनी जाति के साथ साथ कुछ और जातियों का समीकरण साधती है, एक पार्टी के मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं। कहा भी जाता है कि उन लोगों पर, उनकी सरकार आने पर, उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रचलन माना जाता है, ये केवल मेरा कहना नहीं है, उत्तर प्रदेश का प्रचलन है, ये माना जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि वो केवल एक जाति के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उस जाति को उनका पूरा संरक्षण रहता है। मायावती जी आई तो जाहिर सी बात है उन्होंने दलित वर्ग को आगे रखा, हालांकि दलित वर्ग के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, ये फिर भी कहूंगा, दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल भड़काऊ भाषण देकर ब्राह्मणों को हाशिए पर रखकर उनका पतन किया है, जिससे दलित आक्रोशित होकर ब्राह्मणों में और दलितों में दो फाक हो जाएं और उत्तर प्रदेश जातिगत गणित से झूम उठे। आज आप भी देखेंगे जहां पर राजनीतिक दल टिकट देने का इंतजाम करते हैं, टिकट के लिए सोचते हैं, तो वहां पर जाति समीकरण पहले मिलाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसा माहौल आया था कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक, कि ब्राह्मण एकत्रीकरण नहीं था, जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल ने ब्राह्मणों की सुध लेना छोड़ दी थी। ब्राह्मणों में एकता का अभाव हुआ, जिसको देखते हुए हर राजनीतिक दल ने ब्राह्मणों को हाशिए पर रख दिया। लेकिन अब ब्राह्मणों में एकत्रीकरण दिख रहा है, ब्राह्मण जागरूक हो चुका है। अब राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय उन्होंने अभी तक किया है, उसको किस तरीके से न्याय में परिवर्तित किया जाए। आप या तो ब्राह्मणों के लिए कुछ घोषणा कीजिए, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है, या फिर ब्राह्मणों को, जो इतने दशकों से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उत्तर प्रदेश को कई जातियों के मुख्यमंत्री अभी तक मिल चुके हैं। कल्याण सिंह जी भाजपा से मुख्यमंत्री रहते हैं, राजनाथ सिंह जी भाजपा से मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्षत्रिय वर्ग से आते थे, कल्याण सिंह जी लोधी वर्ग से आते थे, योगी आदित्यनाथ जी भी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, मुलायम सिंह यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मायावती जी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं,
कई जातियों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पिछले दशकों से राज करते आ रहे हैं, जिन्होंने जातिगत हिंसा उत्तर प्रदेश में फैलाई है, जातिगत समीकरण को जन्म दिया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग का एक फिर से चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए, जिससे ये जातिगत हिंसा और जातिगत विद्वेष उत्तर प्रदेश में समाप्त होकर फिर से विकास का रथ आगे बढ़े। अच्छा, आपको इसमें वजह क्या लगता है? जैसे कि भारत जो ब्राह्मण वर्ग है वो पिछले 3 दशक से हाशिए पे है, इसका वजह क्या है? देखिए, ब्राह्मण 3 दशक से हाशिए पर है, सबसे मुख्य वजह यही है कि एकत्रीकरण की कमी थी हम लोगों में। एकत्रीकरण रहा नहीं है, क्योंकि जातिवाद को कभी हम लोगों ने जन्म दिया नहीं है, जातिवाद की भावना हम लोगों ने कभी रखी नहीं है। तो पिछले समय से ही ना हमारे पूर्वजों में और ना हम में ऐसी कभी सोच थी नहीं कि हम अपनी जाति का ही मुख्यमंत्री बनाएं, हम अपनी जाति का ही नेता बनाएं। तो हम लोगों ने ये कभी सोचा नहीं है, और अपनी जाति से हटके भी हम लोगों ने वोट दिया है, अपने समाज से हटके भी हम लोगों ने वोट दिया है, विकास की बात को देखकर, राष्ट्रवाद की बात को देखकर। लेकिन ना राष्ट्रवाद आया ना विकास आया। तो इसकी एक मुख्य वजह रही है कि ब्राह्मणों में एकत्रीकरण की कमी रही है, और ब्राह्मणों ने जाति देखकर अपनी वोट नहीं दिया है, जिस वजह से हमेशा ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होने वाला है, हर पार्टी इस समय ब्राह्मण वर्ग के साथ जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये सबसे सुनहरा मौका है ब्राह्मण वर्ग के लिए? देखिए, सुनहरा मौका तो है, और केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर कोई भी ब्राह्मण हमेशा जन कल्याण की भावना रखता है अपने मन के अंदर, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन ब्राह्मण जातिवादी मानसिकता से पहले जन कल्याण की भावना को ऊपर रखता है। अगर निश्चित तौर पे कोई ना कोई पार्टी ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है, तो उत्तर प्रदेश जातिगत हिंसा से दूर हटके विकास के रथ को आगे ले जाएगा, यह निश्चित है। अंशुल जी, ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का मुख्य मुद्दा यही है, जैसा कि मैं समाज के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं, समाज के साथियों से बातचीत करता हूं, तो पहली चीज तो हम लोगों की ये रहेगी कि जो इस सरकार में, भाजपा सरकार में लगातार 5 साल तक ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी तरीके से केस लगाए गए हैं, फर्जी तरीके से एनकाउंटर कराए गए हैं, और जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं फर्जी तरीके से, चाहे वो सामान्य वर्ग का ब्राह्मण हो, चाहे वो निचले स्तर का ब्राह्मण हो, चाहे कोई वो राजनेता ब्राह्मण हो, उन सभी की अगली सरकार जो आए, अगला मुख्यमंत्री जो बैठे, उन सभी की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। दूसरी चीज, ब्राह्मणों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए सवर्ण आयोग का गठन हो उत्तर प्रदेश में। और तीसरी चीज, हम ये देखेंगे कि ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किस पार्टी से दिया जाता है, क्योंकि ये सवाल आपका भी था, ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है कि हर जाति का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पिछले दशकों से दिखाई दिया है, लेकिन 1990 के बाद ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति, ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं दिखाई दिया है। तो जो ब्राह्मण पद का मुख्यमंत्री दिखाई देगा, जो ब्राह्मण चेहरा आगे करेगा, निश्चित तौर पे हम उसके साथ जाएंगे। किस पार्टी से उम्मीद है कि वो देखिए, करेगा? उम्मीद हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ज्यादातर उम्मीद तो इन्हीं दोनों में से किसी पार्टियों से यही करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो अपनी गद्दी छोड़ेंगे नहीं, ना मायावती जी अपनी गद्दी छोड़ने वाली हैं। तो उम्मीद तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ही की जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी से अभी उम्मीदें हैं? जी, उम्मीदें देखिए इसलिए हैं क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी बेकार है, व्यक्ति बेकार हो सकता है, पार्टी कई लोगों से मिलकर बनती है, उसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, हर प्रकार का व्यक्ति होगा, तो पूरी पार्टी तो कोई भी बेकार नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पे उम्मीद अभी बनी रहेगी, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण चेहरा घोषित करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो हम लोग निश्चित तौर पर विचार करेंगे। चुनाव इस बार जातिवाद के मुद्दे पे ही होगा? नहीं, मैंने क्या कहा है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है, ब्राह्मण ने हमेशा जन कल्याण की भावना को मन में रखा है, और ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं। अगर ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए आता है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की जीत होगी। ये वो चुनाव होगा जिस चुनाव में सदियों से चली आ रही जातिगत हिंसा को समाप्त करके ब्राह्मण इस चुनाव को जातिवाद से खत्म कर देगा। अगला जो चुनाव आएगा
वो विकास पे देखा जाएगा, वो जातिगत उसमें रणनीति नहीं देखी जाएगी। ये आप स्पष्ट रूप से देखिएगा। तो ये हमारे साथ अंशुल जी थे। अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। धन्यवाद।